Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति, समाज या देश की नींव झूठ, लालच, ईर्ष्या और भ्रष्टाचार पर टिकी हो तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी ऐसी भावनाएं हैं जो व्यक्ति को अच्छे निर्णय लेने से रोकती हैं। उस व्यक्ति को थोड़े टाइम के लिए तो फायदा मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में उसको इनकी वजह से नुकसान ही होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बंटवारे कर दिए गए। यहाँ मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अपना एक अलग देश चाहिए। तो इसमें उनकी ईर्ष्या हिंदुओं के प्रति छुपी हुई थी। हालांकि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके लिए वोटिंग की, लेकिन वो यहाँ से गए नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो झूठ, लालच, ईर्ष्या और भ्रष्टाचार हमेशा से ही पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। और पाकिस्तान गलती पे गलती हमेशा करता आया है, लेकिन उसने कभी भी अपने इतिहास से सीख नहीं ली। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उसको उन्नति के रास्ते पर ले जाने की बजाय पाकिस्तान ने हिंसा के रास्ते पर धकेल दिया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 12 अगस्त 1948 को पाकिस्तान ने पश्तूनों पर सरेआम गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 600 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1200 से अधिक निर्दोष लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, पाकिस्तान के पश्तून समुदाय के लिए आज का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है। दरअसल 12 अगस्त 1948 को पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसको कि NWFP भी बोला जाता है, में बबरा नरसंहार किया था। यहाँ पर खुदाई खिदमतगार आंदोलन के निहत्थे पश्तून समर्थकों पर सामूहिक गोलाबारी की गई थी। इस हमले में 611 पश्तून समर्थकों की मौत हो गई थी, जबकि 1200 के करीब घायल हो गए थे। हमले का आदेश NWFP के मुख्यमंत्री अब्दुल कयूम खां कश्मीरी ने दिया था। और इस आदेश के बाद चारसड्डा जिले के बबरा मैदान में गोलीबारी हुई थी। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफार खान, जिनको कि बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। ये शुरू में ब्रिटिश राज में पश्तूनों की स्थिति में सुधार पर केंद्रित था और बाद में अंग्रेजों से आजादी पर केंद्रित हो गया। 1930 तक पश्तून राजनीति में बहुत अधिक सक्रिय नहीं थे, लेकिन बाद में वे राजनीतिक रूप से और अधिक सक्रिय हो गए और इस आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। 1937 में इस आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसको कि आजकल खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है और यह एक पाकिस्तान का प्रांत है, में चुनाव जीता। इसके बाद अब्दुल गफार खां के भाई खान अब्दुल जब्बार खान को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1946 के चुनावों में भी आंदोलन को पूर्ण बहुमत मिला। बन्नू प्रस्ताव के बावजूद, जिसमें खुदाई खिदमतगारों ने मांग की थी कि प्रांत स्वतंत्र हो जाना चाहिए या अफगानिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी यह मांग मानने से इनकार कर दिया और उनको दो ही विकल्प दिए कि या तो वो भारत के साथ चले जाएं या पाकिस्तान के साथ चले जाएं। NWFP ने 1947 में जनमत संग्रह करवाया और उसके परिणाम स्वरूप यह सूबा पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो गया। इसका आंदोलन द्वारा बहिष्कार भी किया गया था और बबरा नरसंहार से पहले NWFP में खान अब्दुल जब्बार खां की निर्वाचित प्रांतीय सरकार को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने टर्मिनेट कर दिया और उनकी जगह मुस्लिम लीग के नेता अब्दुल कयूम खां कश्मीरी को 23 अगस्त 1947 को प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं नई प्रांतीय सरकार ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता अब्दुल गफार खां के साथ साथ खान अब्दुल जब्बार खां को भी कैद कर लिया। जुलाई 1948 में NWFP के ब्रिटिश गवर्नर एम्ब्रोस फ्लक्स डंडास ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें प्रांतीय सरकार को किसी को भी हिरासत में लेने और बिना कोई कारण बताए उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। 12 अगस्त 1948 को खुदाई खिदमतगार आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी और सरकार द्वारा लागू किए गए नए अध्यादेश का विरोध किया। निहत्थे प्रदर्शनकारियों ने चारसड्डा से बबरा मैदान तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। हालांकि प्रदर्शनकारी जब बबरा मैदान पहुंचे तो अब्दुल कयूम खान ने पुलिस
और मिलिशिया बलों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। पुलिस और मिलिशिया ने कई शवों को और कुछ घायलों को भी काबुल नदी में फेंक दिया और इस वजह से कुछ घायल भी नदी में डूबकर मर गए। जब पुलिस और मिलिशिया चले गए तो प्रदर्शनकारियों के प्रियजनों द्वारा शवों को नदी से बरामद किया गया और चार सड्डा बाजार ले जाया गया। हालांकि कुछ शवों को तो कभी ढूंढा भी नहीं जा सका। इस नरसंहार में 600 से ज्यादा पश्तून मारे गए और लगभग 1200 घायल हुए। दोस्तों, यह थी वह कहानी जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हिंसा का दौर 1948 से ही शुरू हो गया था, जहां लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था। आज भी आप देखेंगे तो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, वहां लोगों को अगवा कर लिया जाता है और मार दिया जाता है। वहां किसी के भी ह्यूमन राइट्स नहीं है और ना ही किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पाकिस्तानी सेना अपनी मनमर्जी से लोगों के ऊपर अत्याचार करती आई है। वहीं अगर आप भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत आज अपनी आज़ादी का 75वां साल सेलिब्रेट करने जा रहा है और आप देखेंगे कि कई बार कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर देश की राजधानी को घेरने का प्रयास भी किया है, लेकिन यहाँ की सरकार ने कभी भी उनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि भारत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लागू की थी। वहीं मुझे याद है कि जब बाबा रामदेव दिल्ली के अंदर ऐसा ही एक शांति प्रदर्शन कर रहे थे रामलीला मैदान के अंदर, तो रातों रात कांग्रेस की सरकार ने पुलिस को भेजकर लाठियां चलवा दी थी और सभी प्रदर्शनकारियों या कहें कि आंदोलनकारियों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन पिछले 8-10 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। चाहे शाहीन बाग हो या दिल्ली के बॉर्डर कथित किसानों द्वारा सील किए गए हों, देश की सरकार ने उनके ऊपर बल का प्रयोग नहीं किया। हालांकि आम लोगों की जिंदगी इससे नर्क बन गई और उनको बहुत ही ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं इन कथित किसानों ने 26 जनवरी को जो हिंसक प्रदर्शन किया, उससे भारत देश को और ज्यादा शर्मसार होना पड़ा, जब पूरी दुनिया के अंदर देखा गया कि किस तरीके से इन्होंने लाल किले के अंदर तिरंगे ध्वज का भी अपमान किया था, जबकि इस तिरंगे का सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। इतना सब हो जाने के बावजूद भी दोस्तों, देश की सरकार ने किसी भी तरह का बल प्रयोग इन उग्रवादियों के साथ नहीं किया। जबकि अगर पाकिस्तान में आप देखेंगे तो वहां ऐसा कुछ भी करने पर आराम से गोलियां मार दी जाती हैं और उसको न्यूज के अंदर भी नहीं आने दिया जाता। इसीलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि अगर किसी समाज, व्यक्ति या देश की नींव लालच, झूठ, भ्रष्टाचार और ईर्ष्या के ऊपर टिकी हो तो वो आगे चलकर कभी भी सफल नहीं हो सकता। हालांकि पाकिस्तान को इन सब त्रुटियों की वजह से शुरुआत में थोड़ा फायदा तो हुआ, लेकिन आज आप उसकी हालत देख सकते हैं कि वो कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ है और वहां की जनता बेचारी अब समझ नहीं पा रही कि उनका आगे चलकर क्या हाल होने वाला है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि जितना भ्रष्टाचार पाकिस्तान के अंदर व्याप्त है तो उसकी स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा खराब होने वाली है। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो बबरा नरसंहार के बारे में। इसमें मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर निर्दोषों और शांतिपूर्वक आंदोलन करने वालों की आवाजों को हमेशा से ही हथियारों के बल पर दबाया जाता था और आज भी ऐसा किया जा रहा है। पाकिस्तान किसी भी तरह की पुरानी गलती से सीख लेने को तैयार नहीं है और यही उसके अंत का कारण बनने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।